हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे कि सर लेक्चर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट की वजह से मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट रिकमेंड किया है। थोड़ा सा फ्रैक्चर था, इस वजह से डॉक्टर ने कम्प्लीटली जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया था। आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए आज लेक्चर रिकॉर्ड करूं। और जो भी हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए भी आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डेमोग्राफी और सेंसस पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डेमोग्राफी के रिलेटेड जो भी हमारे पास डेमोग्राफिक मॉडल्स हैं और जो रेड टर्म्स हैं वो आज हम सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सेंसस 2011 जो हमने पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डेमोग्राफी क्या है, इट्स फीचर्स एंड सेंसस सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शन, वो तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम डेमोग्राफी डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें डेमोस मीन्स द पीपल एंड द ग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग, राइटिंग और मेजरिंग समथिंग। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं या इसको राइट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्राफी। तो कंप्लीटली अगर हम दोनों चीज़ों का देखें तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और ए प्लेस। किसी भी जियोग्राफिकल रीजन या किसी कंट्री या किसी प्लेस का अगर हम उसके पॉपुलेशन को स्टडी करें उसको डेमोग्राफी कहते हैं। ये जो टर्म डेमोग्राफी है ये ग्लॉड ने दी थी 1855 में। फादर ऑफ डेमोग्राफी जो है वो माने जाते हैं जॉन ग्रेंट। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था शायद, नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। 1662 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इस वजह से, क्योंकि ये अभी तक एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, एज अ रेफरेंस ली जाती है फॉर डेमोग्राफिक स्टडीज़, तो इसलिए इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास डेमोग्राफी है ये ज़्यादातर डील करती है विथ फर्टिलिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी वगैरह, यानी कि इमिग्रेशन वगैरह। अच्छा, मेनली ये डील करती है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के साथ। ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों के साथ डील करते हैं डेमोग्राफी में। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास एक टर्म जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जब शिफ्ट होता है, ठीक है, किसी रीजन में फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो इन्फेंट डेथ रेट, ठीक है, विथ मिनिमम एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट, जहाँ पे हमारे पास हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, इन्फेंट डेथ रेट। पहले पहले क्या होता था कि बच्चे जो है वो एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी उनकी डेथ हो जाती थी, ज़्यादातर बच्चों की। इसलिए तब डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता था, हालांकि बर्थ रेट भी हाई होता था। लेकिन ये ट्रांजिशन जब आया उसके बाद क्या हुआ कि बर्थ रेट कम हुआ और उसके साथ साथ जो है डेथ रेट भी कम हुआ, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन आया। ठीक है, एजुकेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी वगैरह हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस होगी, उस वजह से डेथ रेट भी कम होगी। इन्फेंसी डेथ रेट अगर आप क्या देख रहे हैं, आज आज इन्फेंसी डेथ रेट बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है। हमारे पास जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उनका बहुत केयर रखा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जिस वजह से डेथ रेट कम होता है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये जो एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट विथ मिनिमम एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसी को तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो हमारे पास है, जिसको हम कभी कभी पॉपुलेशन साइकिल भी कहते हैं, ये हमें बताता है। इसके बारे में हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होता क्या है या पॉपुलेशन साइकिल होता क्या है। ये ज़्यादातर हमें बताता है कि ग्रोथ रेट्स जो पॉपुलेशन में होती है वो किस तरह से इफेक्ट होती है और उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं। मेनली ये 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है, लेकिन कुछ जो है कुछ बुक्स इसको 5 स्टेजेस में भी डिवाइड करते हैं। मैं आपको पांचों के पांचों स्टेजेस बता दूंगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है उसका पहला स्टेज जो है वो है हाई फ्लक्चुएटिंग, या फिर इसको हम हाई स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं, स्टेज 1 को। यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेज में हाई फ्लक्चुएटिंग या हाई स्टेशनरी स्टेज में बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है हाई था इस टाइम। ठीक है, इस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट जो है
वो हाई था। बर्थ रेट के मैं आपको रीजंस बताता हूँ, हाई बर्थ रेट के और डेथ रेट के भी रीजंस बताता हूँ। लेकिन आप याद रखें कि हाई फ्लक्चुएटिंग में डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था और हाई जो बर्थ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था। पॉपुलेशन ग्रोथ वो स्लो एंड फ्लक्चुएटिंग। तो इस टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो बहुत कम था, क्योंकि बर्थ रेट हाई था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से बर्थ जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। इन्फेंसी में ही बच्चों की डेथ होती थी, और बाकी जो नॉर्मल डिजीज़ वगैरह की वजह थे या एपिडेमिक्स वगैरह हो जाती थी, उनकी वजह से भी जो है बहुत सारे डेथ्स होती थी, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो बहुत स्लो था। तो इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है बर्थ रेट हाई होने के? सबसे पहला रीज़न जो है वो है फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर। तो बर्थ रेट हाई इसलिए थी क्योंकि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि आपने फैमिली प्लानिंग करनी है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको उनके लिए एजुकेशन जो है इंसेंटिव्स वगैरह, अलाउंसेस वगैरह वो मिल जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है अलाउंसेस मिल जाती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो आपको 2 बच्चों तक जो है 27,000 पर जो आपका चाइल्ड होता है उसको 27,000 मिल जाते हैं अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस पर ईयर। और उसके साथ साथ ये आपको 2 बच्चों तक मिलता है, यानी कि 54,000 तक आपको ये मिल सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपका जो जो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उनको भी मैटरनिटी लीव मिल जाती है 2 बच्चों तक, यानी कि 2 डिलीवरीज तक उनको ये मैटरनिटी, 2 बच्चों तक ये मैटरनिटी लीव मिल जाता है 180 डेज का, 180 डेज पर चाइल्ड का। तो ये भी जो है फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में ही आता है। ये जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ द्वारा दिए जाते हैं, इस वजह से जो है बर्थ रेट जो है, इसका कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, इसलिए जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई था। फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनका रिलीजन के द्वारा जो है उनको कहा जाता था कि आप बहुत ज़्यादा नेक है, ये है वो है। और बहुत सारे मिथ्स भी थे जिसकी वजह से जो है बर्थ रेट बहुत हाई होता था। ये कुछ मिथ्स वगैरह हुआ करते थे या कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हुआ करते थे जिनकी वजह से भी बर्थ रेट बढ़ जाती थी। चाइल्ड को और बच्चों को इकोनॉमिक एसेट माना जाता है। कहते थे कि जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, कल बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा बच्चे कमा के लाएंगे, उस वजह से जो है वो फैमिली तरक्की करेगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से बर्थ रेट हाई होता था। और डेथ रेट ज़्यादा क्यों होता था, इसके भी रीज़न से, जैसे मैंने आपको कहा था बीमारियाँ बहुत ज़्यादा उरूज पे थी। तब हमारे पास इतने ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे। हकीम वगैरह हुआ करते थे जो है तबाबत करते थे, जो थोड़ा सा आपको जो ट्रीटमेंट वगैरह दिया करते थे। बाकी हमारे पास ऐसे मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो डिजीज़ वगैरह ज़्यादा अटैक करते, या फेमाइन्स हुआ करते थे, कैद साले वगैरह हुआ करती थी। और उसके साथ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का भी जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं था। जंगें हुआ करती थी और एजुकेशन भी बहुत कम था। ये थी कुछ रीज़न जिसकी वजह से डेथ रेट इज़ हाई होती थी। तो पहला जो मैंने आपको स्टेज बताया, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, या फिर जिसको हम हाई स्टेशनरी स्टेज कहते थे, इसमें जो है हाई बर्थ रेट्स थी और हाई डेथ रेट्स थी। यानी क्या, ओवरऑल जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्लो थी। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास ब्रिटेन 18th सेंचुरी में कंसिडर किया जाता है, और जो लोग इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज आजकल हैं वो भी इसकी एग्जांपल्स मानी जाती थी। जैसे हमारे पास आज एशियन कंट्रीज़ है कुछ, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ आते हैं, ये लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज़ मानी जाती है। तो इनको जो है इसमें शुमारा किया जाता है, इसमें गिना जाता है। दूसरा स्टेज जो हमारे पास था वो था अर्ली एक्सपैंडिंग। इसमें क्या होता था, बर्थ रेट रिमेन्स हाई। यहाँ पे बर्थ रेट हाई तो रहता ही रहता है, लेकिन डेथ रेट फॉल्स, डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन बिगिनस टू राइज स्टेडली। जब हमारे पास डेथ रेट कम हुआ, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था दूसरा स्टेज जिसको हम अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज कहते हैं। तो डेथ रेट कम होने की वजह क्या है, जैसे मैंने बर्थ रेट आपको बताया कि हाई होने की वजह क्या थी, जैसे फैमिली प्लानिंग नहीं थी और बच्चों को इकोनॉमिक एसेट माना जाता था, रिलीजियस बिलीफ्स थे, बर्थ रेट हाई होने के। लेकिन डेथ रेट कम होने की वजह क्या हुई, दूसरे हमारे पास जो एक्सपैंडिंग स्टेज था, इसका मेन रीज़न था इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम आ गया, ठीक है, जिन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह हमारे जो है समाज में इंट्रोड्यूस हो गई। इसकी वजह से जो है
हमारे यहाँ डेथ रेट कम हो गई। दूसरा इम्प्रूव्ड हाइजीन, यानी क्या जो अभी मैं आपको कह रहा था कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वगैरह, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। फूड, ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो गंदे पानी वगैरह से ही हुआ करती हैं, अगर आपको पता हो तो ये हमारे पास इम्प्रूव्ड हाइजीन आया। उसके बाद इम्प्रूव्ड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। पहले कहत साली हुआ करती थी, जब लोगों के पास खाना नहीं हुआ करता था तो वो फिर भूखे मर जाते थे, तो फूड प्रोडक्शन भी यहाँ पे इम्प्रूव हो गया, उस वजह से भी डेथ रेट कम हो गई। या लेस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे जिनकी माँ के शिकम में ही जो है डेथ होती थी, या फिर जो बच्चे पैदा होने के बाद उनकी डेथ होती थी क्योंकि मॉल न्यूट्रिशन वगैरह हुआ करती थी, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस वजह से जो है डेथ रेट कम होगी। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास ब्रिटेन 19th सेंचुरी में, या फिर बांग्लादेश, या फिर नाइजीरिया, ये फिर एक्सपेंडिंग स्टेज में इसकी एग्जांपल्स कंसिडर की जाती थी। यानी कि बर्थ रेट वहाँ पे हाई ही था लेकिन डेथ रेट कम हो गया। तीसरा हमारे पास जो स्टेज आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में, वो है लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट स्टार्ट्स टू फॉल। तो यहाँ पे बर्थ रेट पहले दो स्टेज में बर्थ रेट हाई रहता था, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट कम होने लगा। डेथ रेट स्टार्ट्स टू फॉल, और साथ साथ डेथ रेट भी कम हो गया। डेथ रेट फॉल होता है तो इस वजह से हमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि इससे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन बर्थ रेट अगर कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट अगर कम ही हो जाएगी लेकिन ओवरऑल डेथ रेट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो डेथ रेट जब बहुत ज़्यादा कम हो गया, जो हमारे पास पॉपुलेशन अभी है तो वो हमारे पास कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है, एक स्टैग्नेंट स्टेज में रहेगी। तो इस वजह से ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन राइज हो जाती है, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम होती है। बर्थ रेट भी थोड़ा सा कम हो गया लेकिन डेथ रेट बहुत कम हो जाता था तीसरे स्टेज में, जिसको हम कहते हैं लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। इसके रीजंस क्या थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है अलाउंसेस वगैरह फैमिलीज़ को देने लगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, और साथ ही साथ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, यानी कि इसकी वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गया। ज़्यादातर बच्चों की डेथ जो है इन्फेंसी में हुआ करती थी। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो लोगों ने फिर हाइजीनिक लाइफ गुजारनी स्टार्ट की। चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो अब वुमेन को पहले इसीलिए यही कंसिडर किया जाता है कि ये जो है ये बच्चे प्रोड्यूस करने की एक मशीन माना जाता था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये मेंटालिटी फिर लोगों को समझ आ गई कि नहीं, ये हमारे लिए एक एसेट है, ये समाज के लिए एक एसेट है। समाज जो है एक वुमेन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जब ये बात लोगों को समझ आ गई तो उसके बाद जो है डेथ रेट भी बहुत कम हो गई, और साथ ही साथ बर्थ रेट भी कम हो गई। बर्थ रेट अगर कम हुआ लेकिन डेथ रेट बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ने लगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी ब्रिटेन 19th सेंचुरी में, या फिर अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी एग्जांपल मानी जाती है, या फिर चाइना, ब्राज़ील और इंडिया इसकी एग्जांपल मानी जाती है। फोर्थ स्टेज जो हमारे पास है, फोर्थ स्टेज है हमारे पास लो फ्लक्चुएटिंग, या फिर इसको हम लो स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं। लो फ्लक्चुएटिंग या लो स्टेशनरी स्टेज जो हमारे पास है, फोर्थ स्टेज, इसमें क्या हुआ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ लो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फॉल हो गई, यानी कि बर्थ रेट बहुत कम हो गए। अब जो है अगर आप देखें आज के टाइम में बच्चे बहुत कम जो है, उतने ज़्यादा बच्चे नहीं रखे जाते हैं, हार्डली 2 बच्चे रखे जाते हैं हर एक के द्वारा। तो बर्थ रेट भी बहुत कम हो गया, और डेथ रेट जो है वो भी बहुत कम हो गया। इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन अब स्टेडी रहने लगी। जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट स्टेज पे आ जाएगी। ज़्यादा पैदा भी नहीं हो रहे हैं बच्चे, और ज़्यादा उनकी डेथ भी नहीं हो रही। लेकिन जिनकी नेचुरल डेथ होती है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो वो तो होती ही रहेगी। इस वजह से ये जो पॉपुलेशन है ये एक स्टेडी स्टेट पे आ गई, एक स्टैग्नेंट कॉन्स्टेंट स्टेट पे आ गई। इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास यूएसए, स्वीडन है इसकी एग्जांपल, जापान है, और उसके बाद ब्रिटेन हमारे पास इसकी एग्जांपल मानी जाती है लो फ्लक्चुएटिंग स्टेट का। और इसके बाद मैंने आपको बताया इसका पांचवा स्टेज भी कुछ बुक्स कंसिडर करते हैं, जिसको हम डेक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं। डेक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम होता है और डेथ रेट जो है वो कम है, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा कम होता है। इस वजह से क्या है, इस वजह से पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, यानी कि बर्थ्स बहुत कम हो जाती है। डेथ रेट भी कम ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि नेचुरल डेथ्स हमारे पास होती रहती है, इस वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसको डिक्लाइनिंग स्टेज कहा जाता है। फिफ्थ स्टेज को, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास जर्मनी और हंगरी है, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल में हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मॉडल एज्यूम्स ऑल कंट्रीज पास थ्रू ऑल 4 स्टेज, जो मैंने आपको ऊपर
4 स्टेज पढ़ाए हैं, तो ये कहा जाता है इस मॉडल में सारे जो कंट्रीज़ है वो इन चारों स्टेज के थ्रू पास हो चुकी हैं कहीं ना कहीं। एजम्स फॉल इन डेथ रेट इन स्टेज 2 इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि डेथ रेट जो हमारे पास दूसरे स्टेज में कम होगी, ये इस वजह से होगी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट की वजह से जो लोग मैनुअल लेबर्स वगैरह हुआ करते थे, उसके बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा सख्तियाँ उठानी पड़ती थी, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो हमारे पास इम्प्रूव्ड फूड प्रोडक्शन का दौर आया। इसमें फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और साथ ही साथ हमारे पास जो मैनुअल लेबर्स वगैरह है उनको ज़्यादा बोझ ना उठाना पड़ा। इस वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, डेथ रेट कम हो गई। तीसरा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कंट्रीज दैट ग्रो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमिग्रेशन डिड नॉट पास थ्रू अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस मॉडल, अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस मॉडल। तो जो कंट्रीज जहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे लोग दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा आते हैं, जैसे हमारे पास यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, यहाँ पे अगर देखें पूरे हमारे पास बरसगीर के लोग जो हैं वो मूव करते हैं इन कंट्रीज़ में, चाहे वो यूएसए चले जाते हैं, पंजाब में बहुत सारे लोग कनाडा मूव करते हैं, ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं। तो यहाँ इन कंट्रीज़ को में ये माना जाता है कि ये जो हमारे पास है ये सारे स्टेज के थ्रू पास नहीं, डिड नॉट पास थ्रू अर्ली स्टेज। जो हमारे पास पहले और दूसरे स्टेज हैं, इन स्टेज के थ्रू ये कंट्रीज पास नहीं हुई हैं, जो इमिग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जब हमारे पास ये हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है कंट्री में और ये है नॉन वर्किंग में हमारे पास आते हैं, एक तो हमारे पास ओल्ड पीपल आते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास चिल्ड्रंस आते हैं, ठीक है, जो काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास यंग पीपल, जो काम करने के लायक होते हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। किसी कंट्री में जब हमारे पास जब वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले लोग हैं, जब ये ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको कभी कभी डेमोग्राफिक बोनस भी कहते हैं। इस टर्म को आप याद रखें, ये कभी कभी पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास है डेमोग्राफिक बर्डन। डेमोग्राफिक बर्डन जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक बोनस का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है ये कम होती है एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारे पास है, बच्चे और बूढ़े, जो अगर हम किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक बर्डन, यानी कि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कम रहती है। तीसरा हमारे पास है डबलिंग टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसमें आप किसी भी जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाती है, उसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम, ठीक है। एक कंट्री की फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें कितना टाइम लगता है 2 करोड़ होने में, उसको कहते हैं डबलिंग टाइम। इट इज नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल लगता है टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और एरिया एट ए गिवन ग्रोथ रेट, किसी खास ग्रोथ रेट पे अगर हम देखेंगे। अच्छा, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज पूछा गया है एक बार। फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। हमारे पास डेमोग्राफी की अलग अलग किस्में हैं। अगर हमारे पास कुछ सोशोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि हमारे पास डेमोग्राफी के अलग अलग जो है ब्रांचेस रहती हैं, अलग अलग टाइप्स रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास सरफेस है, वो है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी हमारे पास जो है ये डील करता है विद मैथमेटिकल और स्टैटिकल एनालिसिस। ये मैथमेटिकल स्टडी या स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन के साथ डील करता है। एग्जांपल, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं कंट्री में, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड कितने हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड की है, यानी कि नंबर्स के साथ, यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर्स के साथ डील किया जाता है। ऐसी डेमोग्राफी को फॉर्मल डेमोग्राफी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी होता है जो डील करता है डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन। जो चेंज हमारे पास या कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे पॉपुलेशन की वजह से आते हैं उनके साथ डील करता है सोशल डेमोग्राफी। एग्जांपल, बर्थ रेट कितना बढ़ा, डेथ रेट कितना कम हुआ या बढ़ा, और इमिग्रेशन वगैरह पे कितना इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें जो है, या ग्रोथ रेट कितना बढ़ा, ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल डेमोग्राफी में स्टडी की जाती है। जहाँ पे हम पॉपुलेशन की वजह से देखते हैं कौन सी चेंजेस आ गए हैं, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं सोशल डेमोग्राफी, ठीक है। अच्छा, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक स्टडी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो कंट्री है ये इसके 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस माने जाते हैं डेमोग्राफिक हिस्ट्री में। सबसे पहला स्टेज जो है वो है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन।
1901 से 1921 तक जो हमारे पास ये टाइम पीरियड आता है, इसको माना जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। इसमें क्या हुआ था, पॉपुलेशन मोर और लेस स्टैग्नेंट, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट ही रहा, ना ज़्यादा बढ़ा ना ज़्यादा कम हुआ। तो यहाँ पे स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेज में कि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहा, इसी तरह यहाँ पे भी ये पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन जो है 1901 से 1921 तक, इसको माना जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन न ज़्यादा बढ़ी न कम हुई, यानी कि स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रहा, कांस्टेंट रहा। दूसरा हमारे पास जो है वो है पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। 1921 से 1951 जो है, इसको माना जाता है पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। इसमें पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बढ़ गई, मोर देन 1% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर ईयर। यहाँ से 1% ग्रोथ रेट बढ़ गया हर साल इन सालों में, यानी कि 1921 से 1951 तक। ठीक है, इसमें क्या है कि फर्टिलिटी का को आप इसमें फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें भूल जाए, लेकिन यहाँ पे मॉर्टेलिटी जो है वो बहुत कम होगी। मैंने आपको कहा जब डेथ रेट कम हो जाती है तो उस वजह से जो है वो आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ हाई ग्रोथ रेट, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ। ठीक है, 1951 से 1981 जो है तीसरा स्टेज माना जाता है इंडियन डेमोग्राफी हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2% ग्रोथ रेट बढ़ गई, यानी कि इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब ये है कि हमारे पास जो है डेथ रेट बहुत कम होगी और हमारे पास जो है बर्थ रेट भी बढ़ गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेथ रेट बहुत कम हो जाता है, इस वजह से हमारे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यह हमारे पास 1951 से लेके 1981 तक हुआ। इसके बाद है हमारे पास पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। यहाँ पे भी हमारे पास जो है पॉपुलेशन बढ़ ही जाती थी, लेकिन इसमें कुछ साइंस पाए गए कि जिस वजह से पॉपुलेशन कम होने के चांसेस थे, यानी कि लोग थोड़े से उजागर हो गई, बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुआ, इसके साथ साथ जो है डेथ रेट भी कम हुआ। इस वजह से जो है पॉपुलेशन थोड़ी सी डिक्लाइन होगी। इसमें ग्रोथ रेट जो है वो 2.22 जो है थी एट द टाइम ऑफ 1971, लेकिन अगर हम 2011 का देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट थी 1.64। वर्ल्ड की अगर हम देखेंगे वो हमारे पास थी 1.23, यानी कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो 1.64, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड से ज़्यादा थी 2011 की बात करें। तो ये था हमारे पास पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन 1981 से लेके 2011 तक। ठीक है, अब हमारे पास 1921 का जो साल है, इसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, या ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, इसको माना जाता है 1921 को, क्योंकि इसके बाद जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती गई। पहले स्टैग्नेंट थी, उसके बाद थोड़ी सी जो है बढ़ने लगी, लेकिन यहाँ से फिर आगे जो है पॉपुलेशन बढ़ने ही लगी, इंक्रीज ही होगी। इसलिए 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। अब हमारे पास दो पॉलिसीज रहती है कंट्रीज में दो पॉलिसीज रहती है, या रहती है एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी, या फिर हमारे पास प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी रहती है। डिपेंड करता है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, वो अपनी पॉपुलेशन कम करना चाहती है, तो उसको कहा जाता है एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी, यानी कि वो बर्थ रेट को कम करना चाहते हैं, स्लो डाउन करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशंस को, तो उसको कहते हैं एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। तो कैसे कंट्रीज जैसे हमारे पास इंडिया, चाइना वगैरह है, ये एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी को जो है फॉलो करते हैं, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने जैसे स्टार्ट किया था बर्थ रेट कम करने के लिए, तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है चाइना की है, उसके बाद इंडिया की, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है हमारे पास पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, बर्थ रेट कम करना चाहते हैं, तो एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी रहती है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और वो कंट्रीज क्या चाहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये अपनी जो है अपनी कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हंगरी जर्मनी वगैरह में जो है डिक्लाइनिंग स्टेज आया था, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी।
इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए, बर्थ रेट इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जिनके कम बच्चे होंगे। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास हंगरी, जापान एक्सेट्रा। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंसस के बारे में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसको जो है आपके लिए बहुत आसान बना के भेजा है, तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करें। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, मैं अभी इसी हालत में आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।